तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं बढ़िया हूँ और स्वागत करती हूँ इस YouTube चैनल में। तो आज हम सब मिलकर पढ़ने जा रहे हैं समास। हिंदी व्याकरण का जो हम सिलेबस है वो कर रहे हैं, तो आज हम कर रहे हैं समास का टॉपिक। तो समास का मीनिंग क्या होता है? समास का अर्थ होता है छोटा करना। कोई भी चीज है उसको छोटा कर देना, उसको संक्षिप्त में कर देना। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलाकर उसको छोटा रूप दे देना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसे हम बोलते हैं देशभक्ति, तो क्या है? देश के लिए भक्ति। हमने 4 शब्दों में बोला देश के लिए भक्ति, एक हमने बोला देशभक्ति। तो हमने क्या किया? 4 अक्षरों को मिलाकर उसको एक छोटा रूप दे दिया, क्या? देशभक्ति। तो यही समास है। जैसे क्या होता है राम और लक्ष्मण, हमने क्या बोला? राम लक्ष्मण। तो 3 अक्षरों को 3 जो शब्द थे उनसे 2 शब्द बना दिए, उनको छोटा करके लिख दिया है। तो इसी को समास बोला जाता है। तो बस आज ये छोटा सा प्यारा सा टॉपिक हम रिवाइज करने जा रहे हैं। बचपन से पढ़ा तो है ही हमने, अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं ताकि एग्जाम में मार्क्स ले सके हम, और हमें अच्छे से समझ आ जाए ताकि हम बच्चों को भी पढ़ा सके। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अब हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले समास के कितने भेद होते हैं। तो 6 भेद होते हैं। 1 बाय 1 इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले अव्यय भाव। तो अव्यय भाव क्या होता है? जिसके अंदर अव्यय प्रेजेंट हो। तो जिसके अंदर अव्यय होगा वो होगा अव्यय भाव। तो देखो, ये मैं बोलूं कि पहला पद, दूसरा पद, ये तो वो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। तो विद एग्जाम्पल एक बार पढ़ लेते हैं। मैंने बोला आजीवन। आजीवन का मतलब क्या है? जीवन भर। फिर मैंने बोला आजन्म, तो जन्म से लेकर। फिर मैंने बोला भर पेट, तो बोला पेट भरकर। तो मतलब जो पहले जो पीछे वाला अक्षर है वो क्या आ गया? आगे, और जो आगे वाला था वो चला गया पीछे। लेकिन दोनों क्या हैं? दोनों अव्यय हैं। तो मतलब जो प्रथम पद है और जो दूसरा पद है, समस्त पद है, वो अव्यय होते हैं। उन्हीं को क्या बोला जाता है? अव्यय भाव। तो हम इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। जैसे हमने पहले पढ़ा आजीवन, तो जीवन भर। आजन्म, जन्म से लेकर। भर पेट, पेट भरकर। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, दिन दिन, है ना? प्रत्येक, एक एक। तो ये शब्द क्या है? ये अव्यय भाव है, जिसमें अव्यय प्रेजेंट होता है। उसके बाद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, पहला था अव्यय भाव, दूसरा है तत्पुरुष समास, जिसमें दूसरा पद है वो प्रधान होता है। अब ये दूसरा पद क्या है? चलो देख लेते हैं, एग्जाम्पल से ही समझ आते हैं। देखो, तो और वैसे भी ना, जब आपका एग्जाम होगा तो उसके अंदर डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। आपको कोई भी एक वर्ड मिलेगा, उसमें आपको बताना कि कौन सा समास है ये। तो उसी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। तो हमें हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे उदाहरण है ग्रामगत। तो ग्राम को गत। उसके बाद है यश प्राप्त, यश को प्राप्त। उसके बाद रेखांकित, रेखा से अंकित। तो अभी आपने देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या देखा? ग्राम को गत, क्या आया बीच में? को। फिर यश को प्राप्त, क्या आया? को। फिर रेखा से अंकित, तो क्या आया? से। तो ये सब आप क्या देख रहे हो? देखो, एक और बताते हैं, परीक्षा केंद्र। तो परीक्षा के लिए केंद्र, तो क्या आया? के लिए। तो इसके अंदर देखो क्या आ रहा है, बार बार में जो कारक के चिन्ह है वो आ रहे हैं। को, से, के लिए, द्वारा, ये सब क्या है? ये कारक के चिन्ह है। जैसे कर्ता, कर्म, कर्ण, ये पढ़े थे, वही है ये सब।
तो तत्पुरुष समास समझने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। जिस शब्द में आपको क्या दिखे, कारक के चिन्ह दिखाई दे, आप फटाफट से उसको टिक लगा दीजिएगा तत्पुरुष पे। अव्यय दिखे तो अव्यय भाव पे लगा देना, और कारक के चिन्ह दिखे तो तत्पुरुष पे लगा देना। अब आता है कर्मधारय समास। सॉरी, पहले ना इनके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं क्योंकि यही वर्ड्स आने वाले हैं। तो है घुड़सवार, तो घोड़े पर सवार। उसके बाद वनवास, वन में वास। राजकुमार, राजा का कुमार को राजकुमार बोलते हैं। उसके बाद गंगा जल, गंगा का जल, उसको गंगा जल बोला जाता है। उसके बाद जन्ममांद, जो क्या है, जन्म से अंधा। उसके बाद पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। अब है कर्मधारय। तो कर्मधारय में क्या होता है कि जो दोनों पद हैं वो या तो विशेषण और विशेष्य होंगे, या उपमान या उपमेय होंगे। तो मुझे पता है ये तो ऐसे समझ नहीं आएगा, उदाहरण देख लेते हैं इनके। तो उदाहरण में क्या है, नील कमल, तो जिनके नीले रंग का कमल है जिनके पास, उनको क्या बोलेंगे, नील कमल। तो इसमें क्या हो गया, विशेषण भी आ गया और विशेष्य भी आ गया, नीले रंग का कमल, है ना। उसके बाद है चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। तो इसमें विशेषण और विशेष्य दोनों आ गए हैं। चंद्रमा के समान मुख, उसको क्या बोलेंगे, चंद्रमुख। उसके बाद चरण कमल, तो जिनके जो पैर हैं, जो चरण है, वो कमल के समान है। तो क्या आया, विशेषण और विशेष्य। तो इसमें दोनों आ गए हैं, उपमान और उपमेय, है ना। उसके बाद मुख चंद्र, तो जिनका जो चेहरा है, जो मुख है, वो चंद्र रूपी है। तो ये हमें ऐसे समझ आते। तो ये सब किसके उदाहरण है, किसके एग्जाम्पल है, कर्मधारय के। नील कमल, नीले रंग का कमल। महात्मा, महान आत्मा। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। चरण कमल, चरण रूपी कमल। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र। विद्याधन, विद्या रूपी धन। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, कर्मधारय समास के। उसके बाद आता है फोर्थ, द्विगु समास। तो इसको द्विगु समास या द्विगु समास बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो एक पद होता है, जो प्रथम पद या पहला पद हम बोल सकते हैं, उसके अंदर संख्या वाचक वो होता है विशेषण, या हम बोल सकते हैं वो संख्या होती है। तो देखो इसमें पहले क्या दिया, दो। तो द से ही मतलब ये सोच लो कि कोई संख्या है, जैसे 2 लगा लो, है ना। ऐसे ही इसमें ना कहीं आपको इन जो ये वाले शब्द होंगे, इनमें आपको संख्या देखने को मिलेगी। जैसे नवग्रह, तो नव का मतलब 9, ठीक है, 9 घरों का समूह। तो ये क्या हो गया, नवग्रह। उसके बाद चौमासा, 4 मासों का समूह, चौमासा। इसके बाद पंचवटी, मतलब 5, पंच का मतलब 5, 5 वटों का समूह, पंचवटी। तो ये सब क्या है, द्विगु समास के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद त्रिफला, त्रि का मतलब 3, फला मतलब फलों का समूह। इसके बाद त्रिभुज, ये तो सबने पढ़ा है, ट्रायंगल। त्रिभुज, त्रि का मतलब 3, भुजाओं वाला आकृति। उसके बाद त्रिरत्न, त्रि का मतलब 3, रत्न मतलब रत्नों का समूह। शताब्दी, सत का मतलब 100 और आबादियों का मतलब वर्ष। तो हो गया शताब्दी। तो ये किसके एग्जाम्पल थे, द्विगु समास के। अब हमारे पास है द्वंद्व समास। तो इसमें क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों योजक के साथ जुड़े होते हैं। जैसे माता पिता, तो क्या है, माता और पिता, उनको क्या बना देते हैं, माता पिता। अच्छा बुरा, है ना, अच्छा या बुरा, तो उसको बोल देते अच्छा बुरा। गंगा यमुना, गंगा और यमुना,
तो उसको गंगा यमुना बोल देते हैं। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख, उसको सुख दुख बोल देते हैं। बच्चे बूढ़े, बच्चे और बूढ़े। दाल रोटी, दाल और रोटी, है ना। तो दोनों पद क्या है इसमें, प्रधान है और योजक से जोड़ दिया है इनको। उसके बाद हमारे पास लास्ट है, वो है बहुव्रीहि समास। जो बहुव्रीहि समास होते हैं उसका जो मीनिंग होता है, मतलब दोनों पदों को छोड़कर जो उनका मीनिंग होता है वो एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, अलग ही मीनिंग निकलता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे है नीलकंठ। तो क्या है, नीला कंठ है जिसका, तो क्या है, वो कौन है वो जिसका नीला कंठ है, शिव। मतलब शिव जी की बात हो रही है, शिव भगवान की बात हो रही है ना। तो एक अलग ही मीनिंग निकल रहा है। और किसी को तो नीलकंठ नहीं बोला जाता, सिर्फ शिवजी महाराज को बोला जाता है। ऐसे ही लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, किसको बोला जाता है, लंबोदर, गणेश जी को। तो ये वर्ड ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर मीनिंग देते हैं, जो किसी और के लिए यूज नहीं किए जाते, सिर्फ उन्हीं के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो जैसे पीतांबर, तो पित का मतलब क्या होता है, पीले। अंबर मतलब वस्त्र, तो पीले वस्त्र कौन पहनता है, कृष्ण भगवान। अब दशानन, दशानन कौन है, सबको पता है, रावण, जिसके 10 मुंह हैं। उसके बाद चतुर्भुज, जिसके 4 भुजाएं हैं, मतलब जिसके 4 हाथ हैं। किसके 4 हाथ हैं, विष्णु जी के। इसके बाद चतुर्मुखी, तो किसके हैं 4 मुख, ब्रह्मा जी के। तो ये देखो जो वर्ड है उसमें 2 पद से मिलके बना हुआ है, जैसे नील कंठ, नील अलग है, कंठ अलग है, लेकिन एक तीसरा ही अलग मीनिंग दे रहा है वो। तो वो क्या होगा, बहुव्रीहि समास। आप आई होप ये सारा समझ आया होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ मुझे कहाँ पे कंफ्यूजन हुई थी। मुझे हुई थी कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में, क्योंकि ये दोनों एक जैसे लगते हैं। जैसे है कमल नयन, तो कमल नयन क्या हो जाएगा, कर्मधारय, जिसके जैसे कमल तो हो गया उपमा और नयन हो गए उपमेय। ऐसे ही पीतांबर है, तो आप भाई ऐसा भी बोल सकते हैं जिसके पीले वो है, अंबर है, मतलब जिसके पीले कपड़े हैं। पर इनके बीच में ये डिफरेंस है, जो कर्मधारय हैं उनका एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता है, जो इनके पद हैं उन्हीं के मीनिंग होते हैं, मतलब जो वर्ड्स हैं उन्हीं का मीनिंग होता है। लेकिन जो बहुव्रीहि समास है उसमें दोनों का मीनिंग होते हुए भी किसी मतलब उनका एक पर्टिकुलर अलग मीनिंग निकलता है, किसी और की तरफ संकेत करते हैं वो। तो जैसे बोला ना पीतांबर, तो पीले पीतांबर उन्हीं को बोला जाता है, कृष्ण भगवान को बोला जाता है। ऐसे ही नीलकंठ बोला तो नीलकंठ शिव जी को बोला जाता है। हालांकि दोनों का मीनिंग है, लेकिन वो एक अन्य व्यक्ति की तरफ या अन्य किसी की तरफ संकेत करता है। तो ये ध्यान रखना है। अब इसका अभ्यास वाला जो पार्ट है वो कर लेते हैं कि कितना समझ आया, यही आपको पता चल जाएगा। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं या समास कहते हैं। तो इसको समास कहा जाता है। किस समास का पहला पद प्रधान होता है, पहला पद किसका प्रधान होता है, अव्यय भाव का या तत्पुरुष का। और तो सारे छोड़ ही देते हैं क्योंकि उनका तो पद से कोई रिलेट ही नहीं है। तो अव्यय भाव का होता है या तत्पुरुष का होता है। तो इसका आंसर क्या होगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद है त्रिफला। त्रिफला किस समास का उदाहरण है। तो क्या आया है, त्रि का मतलब है 3। तो ये कौन सा क्या है, जिसमें बताया था कि संख्यावाचक होगा। तो बहुव्रीहि में बताया था, कर्मधारय में, तत्पुरुष में या द्विगु में। तो इसका आंसर क्या होगा, द्विगु। द्विगु के अंदर क्या होता है, एक जो पद है उसके अंदर संख्या होती है। उसके बाद है जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसका क्या नाम है। दोनों पद किसके प्रधान होते हैं, द्विगु के, अव्यय भाव के, द्वंद्व के या तत्पुरुष के। तो
द्वंद्व के होते हैं, जैसे माता पिता, तो दोनों उसके अंदर प्रधान है ना, माता और पिता दोनों। इसके बाद है समस्त पद का पहला पद पूर्ण पद हो तथा दूसरा पद क्या कहलाता है? देश प्रेम। तो देश प्रेम में कौन सा होगा? द्वंद्व होगा, अव्यय भाव, तत्पुरुष या द्विगु। तो द्विगु तो हो नहीं सकता है, तत्पुरुष भी नहीं होगा, अव्यय भाव भी नहीं होगा। ये योजक से जुड़ा है, मुझे लग रहा है इसमें द्वंद्व समास होगा। उसके बाद है महात्मा। महात्मा महान है जो आत्मा, जिसमें आत्मा महान हो, महान और आत्मा की महानता, तो इसमें ये कर्मधारय होगा, महान है जो आत्मा। उसके बाद गुरु शिष्य, तो ये भी योजक से जुड़ा है, तो ये भी होगा गुरु और शिष्य, तो इसमें भी द्वंद्व समास होगा। इसके बाद त्रिभुज, तो त्रि का मतलब तीन होता है, हमने अभी एग्जाम्पल भी देखा था। तो त्रिभुज में क्या होगा? द्विगु समास होगा, तीन भुजाओं का समूह, त्रिभुज। उसके बाद यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, है ना, अव्यय है ना, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, तो ये क्या हो गया? अव्यय भाव समास। तो आप खुद से भी ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, किसी बच्चे की बुक मिल जाए वहां से प्रैक्टिस कीजिए, या फिर YouTube पे, नेट पे तो बहुत सारा कंटेंट है, या वहां से भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है कि वीडियो को लाइक करना है, जब यहाँ तक देखी है तो वीडियो पसंद आनी भी चाहिए। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए, या फिर आप लाइब्रेरी साइंस से भी रिलेट रखते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक इन्हीं को रिवाइज करते रहिए, इनके ऊपर प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक कीप वॉचिंग, कीप रीडिंग। बाय बाय।